दोस्तों, ये हमारा सेकंड सीरीज़ है 2025 के पेपर का। तो जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला वीडियो मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि पहला वीडियो देख के और फिर सेकंड वीडियो देखें, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि किस तरीके से हमें पेपर अटैम्प्ट करना है अपना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आज हम करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट 51 पे लेके चलती हूँ जी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये कथन एकदम सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा? तब हम जो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को समझेंगे, यानी कि उनकी भी आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है हमारा। दूसरा बोल रहा है एजेंडा 21 विश्व नेताओं द्वारा 1995 में। एजेंडा 21 कब अपनाया था? रियो समिट में अपनाया गया था। रियो समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था। रियो समिट के 3 आउटकम्स निकल के आते हैं। क्या क्या अपनाया गया था? UNFCCC, ठीक है, CBD को अपनाया गया था, और एक इसने अपनाया था एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 यानी 3 समिट्स अपने अपनाए थे। तो ये वाला गलत हो गया है हमारा। अब बोल रहे हैं ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, तो ये गलत हो गया हमारा। और ए गलत है, नहीं ए तो सही है, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलिए। सूची 1 और 2 सम्मिलित कीजिए। 2 सूचियाँ दी गई हैं। पुलिट्जर अवार्ड है और 2025 के विजेता हैं। फिक्शन, ये एक्चुअली अभी फर्स्ट राउंड में इसको स्किप करके चल रही हूँ। हमने पहले भी 3 क्वेश्चंस फर्स्ट जो सीरीज़ थी हमारी, उसमें हमने फर्स्ट मतलब पहले 50 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हमने स्किप किए थे। इसमें मैं ये वाला भी स्किप कर रही हूँ कि एकदम फैक्चुअल है। सो मैं ये वाला भी स्किप कर रही हूँ। हम नेक्स्ट पे चलते हैं 53 पे। प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में से निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम निकलते हैं? प्रोटीन को पचाने के लिए हम जानते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। तो पेप्सिन सही है, ट्रिप्सिन भी सही है, और काइमोट्रिप्सिन भी सही है, ठीक है। लेकिन क्या है, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों कहाँ से निकलते हैं? ये हमारे अग्नाशय में से निकलते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा 1 और 2, जहाँ पे 1 और 2 है वो तो आप कट कर दो, 1 और 2, ठीक है। दैट मीन्स कि ओनली पेप्सिन इज़ ए राइट आंसर ना। तो सी हमारा राइट आंसर है। वैसे भी हम जानते हैं कि पेप्सिन हमारे जो अमाशय होता है, अमाशय से पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को पचाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए 54 पे। ये बोल रहा है, नीचे सेम बोल रहा है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो हाँ ये सही है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमने कहाँ से अडोप्ट करा है। नेक्स्ट देखिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है। नेक्स्ट देखिए, कारण बोल रहा है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थिका के प्रति उत्तरदायी है। तो हाँ, कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये एकदम सही है, कारण सही है इसमें। ए और दो दोनों सही हैं, तो इसमें कौन सा आएगा? व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन डी इज़ ए राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। 55 पे देखिए, इसमें सही उत्तर बताना है हमें, ठीक है। दर्रे दे रखे हैं, यानी कि इसमें पासिस दिए हैं और उनके स्टेट्स दिए हैं, स्टेट्स और अपने जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो दिए हैं। लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा इसने दिया है कहाँ? लिपुलेख दर्रा अपना उत्तराखंड में पड़ता है, और इसने दिया है लद्दाख। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब फर्स्ट गलत है तो हमारा ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया बी। बाकी में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब टाइम हमारा एक्स्ट्रा इसमें लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें पता है कि फर्स्ट हमारा रॉन्ग है। फर्स्ट अगर रॉन्ग है तो तीनों ऑप्शंस कट हो गए हैं, ओनली बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए 56 पे। 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये तो एकदम ईजी है। 1942 के अमेंडमेंट के तहत में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से हैं। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो समाजवादी भी जोड़ा था और धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ा था, 1 और 2, तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखिए आप,
सूची दी गई है 1 और 2, सम्राट यानी राजा दिया है, उसका मकबरा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब इसने बोला है बाबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, बाबर का मकबरा हम जानते हैं कि कहाँ है। बाबर का मकबरा काबुल में है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों तो कट हो गए। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, यानी 4 और 3, तो 4 और 3 ठीक है। जहांगीर का कहाँ, लाहौर में, एंड शाहजहां का आगरा में। ठीक है, 4, 3, 2, 1, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मतलब इसमें ये आ गया ना समझ आपका। हुमायूं का दिल्ली में, जहांगीर का लाहौर में, एंड शाहजहां का आगरा में सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप 58th, रामसर स्थल दिए हैं, कौन से उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश, ये आप एक बार आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ये सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं है पूछ रहा है ये। सरसई नावर झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रुद्र सागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हम जानते हैं रुद्र सागर झील कहाँ पड़ती है, ये तो अपने बिहार में है, तो थर्ड तो गलत हो गया है। ठीक है, अगर थर्ड गलत हो गया दैट मीन्स कि ऑप्शन डी एकदम सही है। और ये एक्चुअली क्या एकदम आप रट लीजिए, ये यूपीएससी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं रामसर साइट्स को लेकर के। मैंने एक्चुअली सुदर्शन गुज्जर सर हैं, उनसे पूरा सीरीज फॉलो किया हुआ है, तो वो एकदम अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे रामसर साइट्स। आप वहाँ से एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, तो ये मैंने वहीं से पूरा तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं 59th पे। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट यानी कि वेजेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एकदम इजी है ये तो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है वो वेतन रिपोर्ट क्यों जारी करेगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है ये भी कंस्ट्रक्शंस के लिए लोन देंगे। वर्ल्ड बैंक भी अलग अलग कंट्रीज़ को लोन देगा या उनकी जो वित्त व्यवस्था है उसके बारे में सोचेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन के द्वारा दी जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, लाइकेन हम जानते हैं कवक होते हैं, कवक और शैवाल, तो लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। हाँ, जिस पानी में जितना ज़्यादा लाइकेन होगा वो उतना ज़्यादा प्रदूषित जल होगा। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, नहीं लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं, लाइकेन स्वच्छ जलों में अच्छे से उगेंगे, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और आप ऑप्शंस भी देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्चुअली क्या इसमें जैसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनको स्विच करता है जो एग्जामिनर होता है, यहाँ पे भी वही स्ट्रेटजी होती है। तो आप देख लीजिए इन तीनों ऑप्शंस को उन्होंने स्किप जो रिप्लेस किया हुआ है, केवल यही एक ऐसा आंसर है जिसको उन्होंने एकदम अपना जो प्रॉपर इसका प्लेस है वहीं रखा है। तो ये भी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें एकदम नोटिस करके चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, दिवस दिया है और डेट दिया है कि कौन सा जो सेलिब्रेशन है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है हम कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं हमारे। अब इसी से हम अपना आंसर निकाल लेंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 हमारा गलत है। क्वेश्चन देखिए, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बोल रहे हैं पहला कथन दिया है लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं, तो हाँ ये बात सही है, हमने पढ़ा भी है लाइकेन, शैवाल, कवक प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। ठीक है, दूसरा बोला है लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, तो हाँ लाइकेन प्रदूषित जहाँ जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों एक चीज़ और नोटिस करिए आप, एक्चुअली ऑप्शन ए, बी एंड डी तीनों को जो है रिप्लेस ही किया हुआ है, केवल ऑप्शन सी का ही रिप्लेस नहीं किया। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि जैसे यूपीएससी भी अपने ऑप्शंस को स्विच करती है, उसी तरीके से यूपीपीसीएस में भी मैंने काफ़ी ट्रेंड एनालिसिस किया है। यूपीपीसीएस में भी ये आपको स्विचिंग पैटर्न दिखेगा। तो इस पेपर में काफ़ी सारे ऐसे अप्लाई हो रहे हैं
कि जहाँ से अपन पता लगे कि हाँ सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, तो उसी का रिप्लेसिंग नहीं किया गया, बाकी सभी का रिप्लेसिंग किया गया है। तो इस तरीके से भी हम, अगर हमें नहीं आ रहा हो तो हमें इस तरीके से भी अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सही, जो सही नहीं है, ठीक है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अब बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो हाँ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है और हर 3 साल में मनाया जाता है ये, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है और हर 3 साल में मनाया जाता है ये 3 मार्च को। तो हम देखते हैं, जिसमें थर्ड ऑप्शन होगा वो हम कट कर देंगे, सॉरी वो हमारा आंसर होगा, सॉरी ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्राज़ील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्राज़ील के भूमध्य रेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहते हैं। तो हाँ, जब आप ब्राज़ील की मैपिंग करते हैं तो वो मैंने सुदर्शन सर से किया हुआ है, तो ये मुझे पता है ब्राज़ील के जो वर्षावन जो है उनको सेल्वा कहते हैं, तो ये वाला सही है एकदम। यहाँ के गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रिक्सा कहते हैं। ये एक्चुअली ये मैं एक बार स्किप कर रही हूँ, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, सो ये मैं एक बार स्किप कर रही हूँ। हमारे अभी तक टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए हैं जो हमने स्किप किए हैं। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग दिया है और अध्यक्ष दिया है, ये भी गाइस एक्चुअली एक बार देखते हैं हम, अगर हम कर पाते हैं तो 11वां 12वां 13वां और 14वां, ठीक है। नहीं, ये भी हम एक बार स्किप कर रहे हैं, एकदम फैक्चुअल है ये। आपने नोटिस किया होगा मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ जो एकदम फैक्चुअल है, तो ये वाला भी हम स्किप कर रहे हैं। अभी तक 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं जो हमने स्किप किए हैं, ठीक है। काउंट करते रहिएगा, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि हमने कितने क्वेश्चन टोटल स्किप किए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? ठीक है, जब हम निर्धनता को मापते हैं तो उसमें निरक्षरता, सामाजिक सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर और घर का आकार। तो निरक्षरता भी मापते हैं, सुरक्षित पेयजल भी और रोजगार के अवसर भी। घर का आकार नहीं, घर का आकार नहीं मापते हैं कि कितना आकार है घर का, सिर्फ हम ये देखते हैं कि घर के अंदर दीवारें हैं कि नहीं है, फर्श है कि नहीं है, सिर्फ यही चीज़ें नोटिस करते हैं, घर के आकार से लेना देना नहीं है। तो यानी 4 ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है इसमें, यानी बी ऑप्शन, सॉरी बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 66, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, ये भी एकदम फैक्चुअल है। लोकसभा दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष दिया है, तो ये तो हम जानते हैं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, तो ऑप्शन डी का 1, ये तो सभी में ही है, ऑप्शन डी का 1, ठीक है। इससे तो हम अपने आंसर से नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है गाइज, एक बार ये वाला भी हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सला चोपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक्सला चापेल की संधि किस दिन के बीच हुई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी, ठीक है, हाँ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी। और मद्रास के उत्तराधिकार, जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो युद्ध था, ये अपना एक्चुअली स्पेक्ट्रम की बुक में भी अच्छे से गिवन है, तो आप अपना जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज उनको फॉलो करके आराम से कर सकते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये भी ठीक है। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था, ये भी सही, यानी ऑप्शन दोनों सही हैं। अब आप ये वाले जो है पैटर्न, एक बार इसको भी एनालाइज करिए, आप खुद देखिएगा टोटल कितने क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे आए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सिटीज़ दी गई हैं एंड उनका रिवर दिया गया कि कौन सा शहर कौन सी नदी के पास स्थित है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, कोलोन, राइन, न्यू ऑर्लियंस, मिसौरी, हैदराबाद, पलेरू, ठीक है। आप देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम एक बार स्मार्ट गैस करना सीखते हैं। ये बोल रहे हैं बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है? आप कमेंट में लिखिएगा। बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, ठीक है, और डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, तो ये वाला तो सही है, यानी ऑप्शन 1 सही है हमारा, ठीक है। इसने यही पूछा है ना कि कौन सा सही सुमेलित है, नहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको एकदम इसमें ये अपना सिली मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। बुडापेस्ट यानी जिस इसमें 1 है वो आप कट कर दीजिए, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट बोल रहा है इसने न्यू ऑर्लियंस,
तो न्यू ऑर्लियंस कहाँ है? न्यू ऑर्लियंस अपना मिसौरी नदी दिया है इसने, नहीं मिसौरी नहीं, ये अपना मिसिसिपी नदी के पास में है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, ठीक है। एंड ऑप्शन 4 तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन 4 तो सही है, 4 तो दोनों में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, और यह अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त होता है। तो बेकिंग सोडा एकदम स्टैंडर्ड है क्वेश्चन, जो अपना साइंस से जब हम करते हैं तो इजीली ये वाला क्वेश्चन तो डूएबल है। बेकिंग सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और ये एक्चुअली एक क्षारीय प्रकृति का एक पदार्थ होता है जो अग्निशमन यंत्रों में यूज़ होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है इसमें, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक बार आप ये वाला पैटर्न भी देख लीजिएगा, मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि एक बार आप ऑप्शंस को भी देखना समझें कि किस तरीके से हम ऑप्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 17 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार करी गई थी? तो भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? जल मंत्रालय तय करेगा, ठीक है। प्रदूषण मंत्रालय नहीं, गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसने बोल रहा है केंद्रीय जल आयोग, ठीक है, और केंद्रीय भूजल आयोग। यदि हमें पता नहीं भी हो तो हम स्मार्ट गैस से क्या करेंगे, इसमें भी भूजल है, इसमें भी भूजल है, तो हम स्मार्ट गैस तो इसी तरीके से कर सकते हैं कि ऑप्शन बी राइट आंसर है और ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? ठीक है, फजल अली आयोग ये हमारा जैसे राज्यों के गठन को लेकर के एक आयोग गठित किया गया था, फजल अली आयोग। तो ये अपना लक्ष्मीकांत में भी गिवन है, और स्पेक्ट्रम जो अपना हिस्ट्री वाला बुक है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत गिवन है। बाकी आपका जो लक्ष्मीकांत है उसके अंदर इजीली आपको पूरा कवर हो जाता है ये, ठीक है। फजल अली आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी और कितनी स्टेट्स की और कितनी यूनियन टेरिटरी के लिए उसने बोला था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके आप ज़रूर कमेंट करिएगा इस चीज़ के लिए। तो ये मैं आपको बता देती हूँ फजल अली आयोग में कौन कौन से सदस्य थे, जो KT शाह थे अपने, और KM पनीकर, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये गाइस एकदम फैक्चुअल है, मैं ये वाला भी स्किप कर रही हूँ। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैम इतने सारे क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, किस तरीके से होगा, आपने अभी 1 to 1 खूब सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। तो गाइस अभी तक हमने सिर्फ आई थिंक 7 क्वेश्चन स्किप किए हैं, केवल 7 क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं अभी तक, और अभी हम आगे देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस टोटल कर पाते हैं। उसके बाद अगर नहीं होता है तो क्योंकि अभी मैं भी सीख ही रही हूँ, मेरा भी लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि मैंने बस UPSC के अपनी नॉलेज के बिहाफ पे पेपर को सोल्व करना सीखा था। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। हम एक बार नेक्स्ट राउंड में देखेंगे कि अगर हम इनमें से कुछ निकाल पाते हैं तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, ठीक है, ये एकदम सही है। अब केचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, नहीं केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। ये जब हम अपना एकदम इजी क्वेश्चन है ये, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब कंपैरिजन कराते हैं तो भी कराते हैं साइंस में कि मानव में एक्चुअली कितना होता है, ठीक है, चिंपैंजी में कितना होता है, और अपना जो मंकी होते हैं मंकी में कितने होते हैं, केचुए में कितने होते हैं, ये कंपैरिजन अपने कराते हैं। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये वाला गलत है हमारा, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये सही है। सॉरी ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर ना, तो ये तीनों ही गलत हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 74 पे चलिए, निम्नलिखित संतों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कुछ संत दिए हैं जैसे नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव एंड कबीर। तो ये एक्चुअली मेरा UPSC में मेरे पास में हिंदी लिटरेचर है, तो ये उसकी नॉलेज से इजीली हो सकता है। जैसे सबसे पहले अपने आते हैं नामदेव जी। नामदेव जी कब का एरिया है ना, कब आते हैं नामदेव जी? 1260 के आसपास, 1260-70 के आसपास आते हैं। तो सबसे पहले नामदेव है, अब सबसे पहले नामदेव है 1260 के आसपास इनका टाइम है।
नानक का टाइम अपने पास में आएगा 1480 के आसपास, और चैतन्य महाप्रभु सबसे लास्ट में है 1500 ईस्वी के आसपास, और कबीर का अपना आता है 1440 के आसपास आता है। भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख प्रवर्तक हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति धारा के बारे में बताया था, कबीर जी ने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा है कि जो नामदेव हैं वो 1260-70 के आसपास हैं। तो थर्ड से हमें देखना है कि थर्ड ऑप्शन किस में पहले है। तो ये वाला भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट, दैन इसके बाद में हमारा कबीर 1440 के आसपास, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। दैन इसके बाद में नानक हमारे आते हैं 1470 के आसपास, और 3, 4 और 1, 3, 4 और 1, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये मैंने अपना यूपीएससी हिंदी लिटरेचर से ही मैंने कोशिश करी है, और अपना जो यूपीपीसीएस है उसमें भी हिंदी लिटरेचर आप ऑप्शनल अपना ले सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस आप उससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना जो भी ऑप्शनल होता है उससे 1-2 क्वेश्चंस की वेटेज मिल जाती है इजीली। जैसे किसी का अगर एनवायरनमेंट होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, तो उनको उन क्वेश्चंस में वेटेज मिल जाएगी। मेरे पास हिंदी लिटरेचर है तो मुझे इन क्वेश्चंस में वेटेज मिल रही है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? जैसे अभी जिसका ज्योग्राफी होगा वो ईजिली इसको एलिमिनेट कर सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम ईजी है। जैसे अगुलास धारा, ब्राज़ील धारा, हम्पोल्ट धारा, कैलिफोर्निया की धारा। और जिसका ज्योग्राफी है वो तो एकदम टिक 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 फटाफट से कर देगा इसको। तो अगुलास ब्राज़ील। ठीक है, अगुलास हमारी गर्म धारा है, ये सही है। ब्राज़ील हमारी गर्म धारा है, धारा नहीं है, ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। हम्पोल्ट की धारा ठंडी जल धारा है। ठीक है, और कैलिफोर्निया भी हमारी ठंडी है। तो 3 और 4 ये भी कट हो गया, ये भी कट, ये भी कट। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर है। बहुआयामी गरीब सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से, तो इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया था। तो ये एकदम फैक्चुअल है, और ये जब हम MPI पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने दिया था। ये अपना ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडेक्स ने दिया था। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ये अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम जीवन यापन नहीं, इसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू ऐड नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा शिक्षा, जीवन स्तर क्या है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, इन 3 पहलुओं पर चर्चा होती है, ना कि कोई मौद्रिक वैल्यू मापता है। इसमें मौद्रिक वैल्यू नहीं मापता है। तो हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 77 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये हमें एकदम अच्छे से पढ़ना है। सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दही एकदम सही है। टार्टिक अम्ल, जो टार्ट्रिक है वो किस में होता है, हमारा जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे अंगूर, इमली। ठीक है, ये भी सही है। एसिटिक अम्ल 1 और 2। अब आप ऑप्शंस, अगर आपको एसिटिक अम्ल नहीं भी पता हो, जैसे मुझे पता है कि आलू के अंदर हमारा साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा गलत है, ये भी गलत हो, सॉरी ऑप्शंस नहीं, सही सुमेलित नहीं है ना, पूछा है इसने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। और अगर किसी को नहीं भी पता हो तो, क्योंकि ऑप्शंस देख के भी थोड़ा आइडिया हम लगा सकते हैं। जैसे तीनों ऑप्शंस तो सही हो नहीं सकते, या तो कोई एक सही है या फिर 2 सही हैं। तो इस हिसाब से भी हम इजीली ऑप्शंस देख सकते हैं कि ऑप्शंस मैक्सिमम हमें कितने देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 78 पे। हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिश्चियन सागर कहा था। हाँ, हिस्ट्री में हमारा कवर होता है, जो प्राचीन यूनानी और अरबियन जो लोग आए थे उन्होंने जो अपना हिंद महासागर उसको इरिश्चियन सागर कहा था। ठीक है, ये हमारा सही है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला है, तो एकदम सही है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला है, जो हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री, उसके दोनों तरफ फैला है, तो ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप 79 पे, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, दोराहा, समूगढ़ और चौसा। एकदम फैक्चुअल है ये। एक्चुअली अभी मैं स्किप कर रही हूँ, हमारे टोटल आई थिंक 8 क्वेश्चन हो गए हैं जो हमने स्किप किए हैं अभी तक। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
रक्त, प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एकदम सही है। ठीक है, यदि आइडिया नहीं भी हो तो ब्लड है, ब्लड के अंदर कितनी सारी चीज़ें इनबिल्ड होंगी जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, तो ये एकदम सही है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, हाँ, तो हीमोग्लोबिन जो सेल है उसी के कारण जो अपना जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन हमें देखने हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार को 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। तो ये तो एक्चुअली हम इतना नहीं पढ़ पाते हैं, हमें बस इतना देखते हैं कि जो बुकर पुरस्कार है किसको मिला है, तो ये वाला भी मैं अभी स्किप कर रही हूँ। हमें ये देखना है कि हमें कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं और किन क्वेश्चंस को हम अपने लिए जो ड्यूएबल क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने लिए निकाल सकते हैं। तो जो एकदम फैक्चुअल हैं, जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है और गलत होने की भी पूरी संभावनाएँ हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को स्किप कर रही हूँ। हम अभी तक हमारे टोटल 9 क्वेश्चन हो गए हैं जो हमने स्किप किए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 82 क्वेश्चन है। संविधान की समितियाँ दी हैं और इसने समितियों के अध्यक्ष दिए हैं। तो ये अपना जो लक्ष्मीकांत हैं और समितियों, संसदीय समितियों, ये मैंने आपको जब फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी बोला था कि आप समिति वाले जो क्वेश्चन है अपने यूपीएससी में भी काफ़ी आते हैं, तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समितियों के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एकदम फैक्चुअल है। अभी करंट सिनेरियो में, क्योंकि अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? तो जूरी के मेंबर्स इसने पूछा है। ये एक्चुअली एकदम फैक्चुअल है और हम जब अपना प्रिपरेशन करते हैं तो हम इतना बारीकी से नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कौन किसको पुरस्कार मिला है। तो ये अभी एक बार मैं स्किप कर रही हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अभी तक हमारे टोटल कितने स्किप क्वेश्चन हो गए हैं? आई थिंक 9 हो गए। हम लास्ट में एक बार डिस्कशन भी कर लेंगे और मैं इनके सबके आपको आंसर्स भी बताऊंगी कि कौन कौन सा, ताकि हमारी नॉलेज थोड़ी एनहांस हो सके और हम जो स्टैटिक जो हमारा पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी संसदीय समितियां दी हैं और अध्यक्ष दिए हैं, तो ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक बार मैं इसको भी स्किप कर रही हूँ। आप सोचेंगे कि मैम इतने सारे क्वेश्चन स्किप हो गए हैं, तो आई थिंक सीरीज बहुत बेकार है, आप अच्छे से नहीं करा रही हैं। बट अभी देखते हैं दोनों हम मिलकर के कितने क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर पाते हैं अपने। लास्ट में हम देखेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन से अटैम्प्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की नॉलेज से। यूपीएससी की नॉलेज से हमने टोटल कितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पाते हैं। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन स्किप किए हैं और हमारा आई थिंक 84 नंबर पे, मतलब 85 हम राउंड फिगर लेके चलते हैं, यानी हमने अभी तक 70+ क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं अपने। तो आई थिंक इज़ ए गुड स्कोर। इसमें से अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो भी ठीक है, बट हाँ, हमने 70+ क्वेश्चन और सभी हमने राइट क्वेश्चंस पे अभी तक टिक किया है। हमने कोई ऐसा गलत क्वेश्चन नहीं किया और ना ही हमें कोई ऐसा यूपी जो स्पेशल है, यूपी स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई घटना चक्कर पढ़ने की ज़रूरत है। हमने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की नॉलेज से ही हमने, और हमारे जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम की बुक हो, उन्हीं से ही हमने सारे क्वेश्चंस को निकाला है कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस चीज़ से हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में केवल, तो यूपी का क्वेश्चन है, एकदम फैक्चुअल है, तो मैं इसको अपनी यूपीएससी के नॉलेज से नहीं कर सकती हूँ, सो मैं ये भी स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, एकदम सही है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में 1/4 स्थान अनुसूचित जाति, नहीं 1/4 नहीं, 1/3 जो है वो वुमेन्स के लिए भी और जो अपना अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए भी। ठीक है, तो अपना बी ऑप्शन गलत हो गया इसमें एंड ऑप्शन 1 इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, 86 देखिए आप, निम्नलिखित सूची 1 और 2 सूचियाँ दी गई हैं, लेखक दिया है और उनका ग्रंथ दिया है। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट,
तो ये तो एक्चुअली मैंने इसका नाम ही नहीं सुना है। सोमदेव, जयदेव और क्षेमेंद्र। जयदेव और क्षेमेंद्र दोनों हमारे हिंदी लिटरेचर में जो राइटर्स हैं वो आते हैं। तो मैं जानती हूँ जयदेव की जो है गीत गोविंद है, और जो क्षेमेंद्र है इनकी ब्रह्म कथा मंजरी है। ठीक है, इस व्याप पे हम अपना ऑप्शंस देखते हैं। इस व्याप पे हम अपना देखते हैं। तो जयदेव का हमने देखा था 3 और 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन से आज उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, अब टाकी घड़ी, मंडी तो मैं जानती हूँ कि यूपी में है। ठीक है, 1 हमारा सही है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट हो गया है। और राखी घड़ी मैं जानती हूँ कि कहाँ है राखी घड़ी। राखी घड़ी है हमारा हरियाणा में। ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला भी हमारा कट हो गया है। अब मंडी एंड हुलास, अब इन 2 ऑप्शंस में से हमें अपना गैस करना है। अगर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम हो तो आप वहाँ पे अपना कुछ मतलब कुछ तुक्के भी मार सकते हो कि दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, क्योंकि हमने 2 ऑप्शंस अब तक एलिमिनेट कर लिए हैं और इन 2 ऑप्शंस पे वो अपना 50-50 पे अब हम पहुंच गए हैं। ठीक है, और जो आप यूपी पीसीएस जो पहले से यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, लेकिन मुझे बस इनका पता था कि मंडी और राखी गढ़ी का, तो मैंने इन्हीं से 2 ऑप्शंस में हम पहुंच गए हैं। सी और ए, ये हमारे 2 ऑप्शन अभी एलिमिनेट होना रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे ज़्यादा जल कहाँ पे है? ठीक है, तो महासागर, नदियाँ, ध्रुवीय बर्फ और हिमनद और भूगर्भ। ठीक है, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है और आई थिंक 7th या 8th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है अपना ज्योग्राफी में कि कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा जल है। तो हम जानते हैं महासागर में सबसे ज़्यादा जल है। ठीक है, उसके बाद में हिमनद में आएगा, उसके बाद में नदियों में, उसके बाद में भूजल है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड 3, तो यानी ऑप्शन ए एकदम सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद की वित्तीय समिति है? संसद की वित्तीय समितियाँ हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है और लक्ष्मीकांत से आप इसको इजीली कर सकते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति, यानी कि भी 1 एंड 3। अब आप देखिए ऑप्शंस भी एकदम हमें वहाँ पे अलर्ट रहना है, ऑप्शंस भी हमें देखना है। देखिए केवल 2 एंड 3, केवल और सभी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारा 89 का बी ऑप्शन इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रीय नेशनल उद्यान दिए हैं और उनका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया है, उनको हमें मैच करना है। ठीक है, नेशनल पार्क्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन नेशनल पार्क का और रामसर साइट्स का पहले भी आया था। तो सुदर्शन सर हैं, उन्होंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है आई थिंक, बट मेरे पास उनका प्लस सब्सक्रिप्शन बैच था तो मैंने उनका वहीं से किया था। वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, तो वहाँ से उनके नेशनल पार्क्स आप एकदम रट लीजिए, मैंने अच्छे से रटा हुआ है ये पूरा कंप्लीट। तो ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम जानते हैं पेरियार तो केरल के अंदर है। ठीक है, कान्हा हमारा मध्य प्रदेश में है और दचीगम हमारा जम्मू कश्मीर में और केवलादेव हमारा राजस्थान में है। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए हम। दचीगम 4 यानी ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, 2 ऑप्शन हमारे चले गए हैं। केवलादेव राजस्थान, ठीक है, एंड कान्हा का 1, तो ऑप्शन डी इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी यानी बिम्स्टेक के बारे में बोल रहा है कि बिम्स्टेक के कितने बिम्स्टेक में से मेंबर्स नहीं हैं। ठीक है, तो बिम्स्टेक के ऊपर यूपीएससी में भी 2-3 बार क्वेश्चन आया है बिम्स्टेक के मेंबर्स कंट्रीज़ को लेकर के, और यूपीपीसीएस में भी जब मैंने 2025 वाला पेपर देखा तो उसमें भी बिम्स्टेक के मेंबर्स कंट्रीज़ के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसकी एक निमोनिक है, मैं आपको बता देती हूँ, वो ही मैंने याद किया हुआ है। आई थिंक सब ने अपना अपना कुछ बना रखा होगा। MBBS NIT, ये निमोनिक्स मैंने बना रखा है। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया एंड थाईलैंड। ठीक है, नेपाल, इंडिया एंड थाईलैंड। अब इसमें से आप देख लीजिए कौन कौन सा है। इंडोनेशिया नहीं है एंड भूटान नहीं है। ठीक है, 3 एंड 4, सॉरी नहीं, MBBS भूटान है, इंडोनेशिया नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बगलिहार बांध चिनाब नदी के ऊपर है, सभी ने अच्छे से कवर किया हुआ होगा आई थिंक सबने। पढ़ो बांध अपना रावी नदी के ऊपर नहीं है, ये अपना व्यास नदी के ऊपर है। अब आप सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे रावी और व्यास नदी दोनों एक ही जगह से निकलती हैं, और जहाँ से ये निकलती हैं उस मतलब कौन सा जो माउंटेन है जहाँ से ये दोनों नदियाँ निकलती है, रावी और व्यास। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थोड़ा सा हमें इंगेज रहना भी ज़रूरी है ताकि आपकी नॉलेज भी इन्हांस हो और मुझे भी कुछ सीखने को मिले आपसे, क्योंकि मैं सभी के कमेंट देखूंगी। सो आप मुझे ये कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। उसने बोला सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ए जिसमें है वो हम कट कर देंगे, ये वाला भी कट हो गया, ये वाला भी, और 2 हमारा गलत है, यानी ये हमारा गलत है। तो हमें थर्ड तो देखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी श्रीशैलम जो बांध है वो हमारा कृष्णा नदी के ऊपर है, ना कि तुंगभद्रा के ऊपर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 93, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, यानी ये तो मिष्टी पहल के लिए पूछ रहा है। मिष्टी पहल अभी हमारा 2026 वाले जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है इसके ऊपर भी मिष्टी पहल के बारे में उन्होंने चर्चा की है। और मिष्टी पहल हमारा 2023 में आया था पहली बार। ठीक है, जो कि मैंग्रोव वनों को लेकर के आया था। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या है। इसी 2019 में नहीं, ये 2023 में पहली बार आई थी, आई थिंक जून में आई थी, जून 2023 में। इस बार भी बजट में कुछ मिष्टी पहल को लेकर के सरकार ने कुछ दोबारा से कुछ इनिशिएटिव लेके आई है गवर्नमेंट, कुछ ऐड ऑन करने के लिए। और तो 2023 में आई थी, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, यानी ऑप्शन हमारा ए गलत है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है, तो हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए लाया गया था इसको। नेक्स्ट देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। पहला बोल रहा है हिमालय अनेक बड़ी सतवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। हाँ, तो हिमालय से खूब सारी नदियाँ निकलती हैं, ये तो सही है। हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ सदा हिमच्छादित रहती हैं। जितनी हम हाइट पे जाते हैं हमें पता है कि वहाँ पे जो बर्फ़ रहती है। तो ये वाला भी हमारे कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन दोनों सही हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता था, खालसा और जागीरें। ठीक है, ये तो सही है। अब खालसा और जागीर कौन कौन सी भूमियाँ होती थी मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। खालसा भूमि होती थी जो कि राजा के पास, शाम के पास रहते थे, और संपूर्ण जो नियंत्रण होता था खालसा भूमि के ऊपर वो राजा का ही होता था। ठीक है, और जागीरें जो हैं वो अपने जो उनका नीचे प्रबंधन करते थे। ठीक है, जैसे सैन्य विभाग के कर्मचारी हो गए, उनको वो ज़मीनें दे दी जाती थी और वही उनका प्रबंधन करते थे, और वही उनसे जो राजस्व होता था वही उनका वसूलीकरण करते थे। तो खालसा जो जागीरें हैं वो उनका जो प्रबंधक अधिकारी होते थे उनके पास होती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली, नहीं राज्य के नियंत्रण में नहीं, उनके जो प्रबंधक अधिकारी थे उनके नियंत्रण में आती थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही है और बी हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम। ए सही है एंड बी गलत है, नहीं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए, 96 बोल रहा है सूची 1 और 2 दी गई हैं, पद्म भूषण क्षेत्र दिया गया है और विजेता दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एकदम स्टैटिक है, ये अभी मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम थोड़ा बहुत आइडिया लगाएं, क्योंकि मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में कोई आइडिया नहीं है 2025 वालों का। सो ये अभी मैं एक बार स्किप कर रही हूँ। हमारी टोटल आई थिंक 10 या 11 क्वेश्चन हो गए हैं जो हमने स्किप किए हैं। बाकी हमने अभी जैसे 96 तक आ गए, आई थिंक हमने 80+ क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लिए हैं अपने यूपीएससी के नॉलेज से। तो अभी ये मैं स्किप कर रही हूँ, 97 पे चलते हैं। मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला, पुष्कर मेला हम सब जानते हैं कि 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, और सभी न्यूज़ चैनल्स में, सभी सोशल मीडिया में, सब कहीं पे इसको कवर किया गया था। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड में था ये। सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसने सही कथन पूछा है, डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं। हाँ, तो सही है। उनके जो ये हमने पढ़ा है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, जो डॉल्फिन और व्हेल्स क्या होती हैं, पानी की सतह के ऊपर आकर सांस लेती हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं लेती हैं। वो जब पानी की सतह के ऊपर आती हैं तो वो उनके जो हेड होता है, हेड के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहाँ से अपने सांस लेती हैं। तो एकदम सही है। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, तो ये भी एकदम सही है।
केंचुए भी अपनी त्वचा के माध्यम से ही सांस लेते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ए एंड बी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन। ठीक है, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सभी आयाम शामिल है और सभी में आंतरिक संबंध भी सम्मिलित हैं। सही है, राष्ट्र में एकता कब आएगी? जब सभी व्यक्ति राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक और सभी रूपों से जब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे आंतरिक रूप से, तभी राष्ट्रीय एकता आएगी। तो ये एकदम सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। ये भी एकदम सही है। राष्ट्रीय एकता का परिषद का गठन 1961 में किया गया था। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं हम। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं राष्ट्रीय एकता किस तरीके से लोगों को सम्मिलित करती है, और ये बोल रहे हैं राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस तरीके से किया गया था। दोनों ऑप्शंस अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन दोनों बात सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। अब हम जो हमारी रिमेनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये हम हमारी जो थर्ड जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम कंप्लीट करेंगे। और थर्ड वीडियो में हम कंप्लीट ये भी देखेंगे हमने अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं और हमने कितने क्वेश्चन हमारे स्किप किए हैं। आई थिंक अभी तक शायद 10 या 11 क्वेश्चन हो गए हैं जो हमने स्किप किए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम कितने अटैम्प्ट कर पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम, पोटेशियम, तांबा और लोहा। ठीक है, ये भी मैं एक्चुअली स्किप ही करना चाहूँगी अभी फर्स्ट राउंड में। तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, एंड ऑप्शन देखने से भी लग रहा है कि एकदम ऑप्शंस भी बिल्कुल इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि हम कुछ भी एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं इसमें से। सो ये वाला क्वेश्चन भी मैं स्किप करूँगी। हम अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम अपना कम्प्लीटली डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ओके, आज हम यहीं रोकते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।